हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने वादे के मुताबिक वापस लौट चुके हैं। आई एम योर द एनोनिमस जूलॉजिस्ट। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम गेट 2025 के लाइफ साइंसेस के पेपर में आए हुए जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको क्लियर करते हैं। मैं बता दूं आपको कि जैसे कि बाकी सेक्शंस में होता है या जनरल एप्टीट्यूड में भी अपन ने देखा, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं और 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस हिसाब से इसमें डिवीजन देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपको देखना है। तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें होते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं दे आर बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस। पर हम देखते हैं इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो केमिस्ट्री जो है गेट में बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। केमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, तभी आप गेट का पेपर जो है क्रैक कर पाएंगे। ऊपर से ये कंपलसरी है, तो अपन किस्मत के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते और अपन ये भी नहीं सोच सकते कि अपन इसको स्किप कर देंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, सॉल्वोलाइसिस से रिलेटेड है। सॉल्वोलाइसिस किसका? टर्शरी हैलाइड्स का। अब टर्शरी हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी किसमें देखनी है? 80% एथेनॉल में। एथेनॉल एक बहुत ही हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, अच्छे से वाटर इसमें डिसॉल्व होता है। तो हमको ये देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं इन तीनों में से, हैलाइड्स में से, अपने अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं और अच्छे से अपने वाटर में डिजोल्व, अच्छे से अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना ये वाला कंपाउंड अपन देखते हैं। विदाउट एनी डाउट फर्स्ट वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा या सॉल्वोलाइसिस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सॉल्वोलाइसिस ऐसी चीज पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड सेकेंड इज आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो जो सॉल्वोलाइसिस है इन्हीं तो चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन देखेंगे किस में आ रही है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये वाला जो है इस कंपाउंड में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, सारे हाइड्रोजन्स जो है टर्मिनल एंड्स पे फ्री हैं। तो क्लियरली ये अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो ये हो गया अपना एक मॉलिक्यूल जो इसकी सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे हाइड्रोफिलिसिटी देखने के लिए मिलेगी। अब अपने को इन दोनों में से डिसाइड करना है। अब इन दोनों में से यहाँ पर जो है इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड है इसका ऐसा शेप है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपस में जो बॉन्डिंग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये फ्री रहेंगे, तो मोर हाइड्रोफिलिसिटी शो कर पाएंगे। ये जो OH है उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलेगा कि ये वाला जो कंपाउंड है इसके कंपैरिजन में ज्यादा हाइड्रोफिलिक है। दैट्स वाई अपना जो कंपाउंड है थर्ड, वो 1 से कम है लेकिन सेकंड से ज्यादा हाइड्रोफिलिक है। दैट्स वाई वी विल, सॉल्वोलाइसिस का जो है सबसे ज्यादा सॉल्वोलाइसिस होगा, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस होगा 1 का, फिर आपका थर्ड का, और लास्ट में आ जाएगा अपना सेकंड। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज एन MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से 19 आज हम डिस्कस करेंगे जो कि 1 मार्क ईच है। तो यहाँ अपने को मिल रहा है ये बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें कोई इफ्स एंड कोई बट्स नहीं है। हमको ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के आपस में इंटरेक्शन कैसे है। तो इंटरेक्शन हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल कर रहा है, एक्स है जो इस केस में हैलाइड्स है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा वो किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर साइज पे, या फिर जिसको हम कह सकते हैं इस केस में एटॉमिक साइज पे। ठीक है, दोनों ही चीजें आप ट्रेंड्स एंड सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है या आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं तो उस केस में तीनों चारों जो यहाँ पे हाइलाइट्स दिए हुए हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को याद रखेंगे और उसी ऑर्डर के अंदर हम इसको सेट करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर के हिसाब से फिर हम मॉलिक्यूलर साइज का ऑर्डर उसमें लगाएंगे। तो अपना फाइनल ऑर्डर बन करके आ जाएगा, HF सबसे ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, HI उसके बाद, देन HBr, लास्ट में आपका सबसे लीस्ट यहाँ पे आपका होगा HCl का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने आपको हमको ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कह रहा है। अब बॉन्ड ऑर्डर रिलेटिवली अपन इजीली निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये N2 टू नेगेटिव स्पीशीज की बात कर रहा है। सिंपल अगर N2 लिखता तो अपन इजीली निकाल लेते, लेकिन ये क्या लिख रहा है, N2 टू नेगेटिव स्पीशीज। तो N के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ये N2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे 10। लेकिन उस पे भी एक यहाँ पे
अलग चीज दी हुई है, दैट इज 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, 10+2। तो अपने पास कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अब इसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखनी पड़ेगी। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अपन लिखने जाएंगे तो क्या होगी, σ2s2, फिर उसके बाद आएगी σ2s स्टार, फिर नेक्स्ट आएगा अपना, इसके अंदर भी दो एटम्स रहेंगे, इसके अंदर भी अपने दो एटम्स रहेंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ आएगा σ2p2, फिर आपके पास आ जाएगा π2p4, लास्ट अपने पास रहेगा π2p स्टार 2। तो अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल फॉर्मूला रहता है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट करेंगे अपन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने हो जाएंगे, बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 1 2 और यहाँ पे 4। तो ये इनको ऐड कर लेंगे, 2 + 4। फिर इनमें से सब्सट्रैक्ट क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से हैं यहाँ पे, 2 + 2, तो कितने हो गए 4, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा अपना 4/2। क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया अपना 2। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। यहाँ पे इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया अपन ने। N2 2 नेगेटिव का हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान रखना है। गलती यहाँ पे क्या होती है, कई बार अपन 2 नेगेटिव को नहीं लेते हैं और कई बार N2 को फैक्टर करना भूल जाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी एक रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है। क्वेश्चन क्या है वो आगे देखेंगे। पहले अगर आप एंथैल्पी के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं या एंथैल्पी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो पार्ट ये है कि आपको पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आगे अपन डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। क्या पता ये क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेफाइट जब है H2O यानी कि वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट करता है तो CO गैस का फॉर्मेशन होता है, H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है इस रिएक्शन की, कितनी दी हुई है, +131.3 किलो जूल पर मोल। अब ये अपने को पूछ रहा है कि डेल्टा HF0 और डेल्टा HF0 CO गैस का जो है वो भी इसने दिया हुआ है -110.5 किलो जूल। अब ये अपने को कह रहा है डेल्टा HF0 अपने को इन किलो जूल्स निकालना है H2O का, H2O गैस का, यानी कि इसका डेल्टा HF0 अपने को निकालना है। लेकिन इसने ये भी कह दिया है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन जो है एलिमेंट्स की, यहाँ पे रेफरेंस स्टेट्स जो है 0 है एट ऑल टेम्परेचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अपने को गिवन क्या क्या है। गिवन है अपने को दो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज, एक तो पूरे रिएक्शन की दे रखी है और एक CO गैस की दे रखी है, और बाकी कह रखा है कि एलिमेंट्स की जो रहेगी वो क्या रहेगी, 0। तो सबसे पहले जो है अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अपना जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा H0 रिएक्शन, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा, नहीं सॉरी, समेशन ऑफ डेल्टा HF0 प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF0 रिएक्शन रिएक्टेंट्स। तो अब समेशन करना है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स का डेल्टा HF अपने को पता है उनको सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, और जो अपने को पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है वहां पे बाहर दे रखी है एंथैल्पी अपने को 131.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के टाइम अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है 131.3 किलो जूल पर मोल यहाँ पे उन्होंने अपने को दे रखी है 131.3 किलो जूल पर मोल, यही दे रखा है। मोल इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हैं। अब अपने को क्या इसके इक्वेशन में क्या डालना है, अपने को डेल्टा HF0 CO का अपने को पता कर, CO का भी अपने को दिया हुआ है बट एक बार अपन समेशन में लिख लेते हैं, बाद में फॉर्मूला पुट करेंगे। फिर पूछा है डेल्टा
नॉट H2 हाइड्रोजन गैस का। फिर माइनस किया इसको डेल्टा F H0 C प्लस डेल्टा HF0 H2। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब CO का इन्होंने अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज माइनस 110.5 किलो जूल पर। फिर इन्होंने कहा है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स में उनका डेल्टा HF0 जो रहेगा वो जीरो रहेगा। तो अपना यहाँ पे H2 है वो जीरो हो जाएगा, माइनस सेम चीज अपनी यहाँ C के साथ रहेगी, और H2O का तो अपने को निकालना ही है, उसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, तो जीरो प्लस x हो गया अपना, है ना। अब अपन इसको ट्रांसपोज करेंगे, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना लास्ट में आ जाएगा डेल x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 110.5 माइनस 131.3। दोनों के यूनिट सेम है तो उसी यूनिट में अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा माइनस 241.8 किलो जूल पर मोल। इजी है। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शंस में क्या है, माइनस 241.8 किलो जूल्स, यहाँ पे अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन। आगे जो अपने पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ the temperature dependence of a reaction rate is generally given by Arrhenius equation। Arrhenius equation पे temperature dependence दिया होता है किसी भी rate of reaction का। Temperature, a plot of Kr against 1 by T is a straight line for which the pre-exponential factor A and the activation energy EA can be determined। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि Arrhenius equation में अगर हम natural log of Kr और 1/t को प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होनी चाहिए। अब उस स्ट्रेट लाइन में अपने को इस ग्राफ से अगर अपन ln नेचुरल लॉग ऑफ के आर और 1/t का जो ग्राफ है उसमें अपने को a निकालना है, कैपिटल A, और e निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे। और उसका यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि स्लोप का वैल्यू इतना होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू इतना होगा, स्लोप का वैल्यू इतना होगा, स्लोप इंटरसेप्ट बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो अर्हीनियस इक्वेशन बेसिकली क्या होती है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही होती है, केमिकल्स जो होते हैं, अगर हायर टेम्परेचर होगा, सपोज ये दो केमिकल्स हैं, अगर टेम्परेचर हायर होगा तो ये ऑब्वियसली आपस में मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर जो अर्हीनियस इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, अर्हीनियस नहीं सॉरी, टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल्स को, तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से क्या होंगे, कोलिजन्स बढ़ेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है, इस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करता है। तो हम एक बार के लिए आर्हेनियस इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल वे है इसको डिराइव करने का या डिस्क्राइब करने का। और कांस्टेंट क्या होता है उसमें, के। अब जो के है या के आर जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज द आर्हेनियस इक्वेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है के जो होगा कांस्टेंट वो इक्वल होता है हमेशा ए इंटू एक्सपोनेंशियल में माइनस ई ए बाई आर टी। ये एक्सपोनेंट में है, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे तो ये इस तरीके से होगा, माइनस ई ए बाई आर टी, ये इसके एक्सपोनेंट में है। लेकिन अब इसमें के क्या है, के जो है रेट कांस्टेंट है। फिर उसके बाद ए क्या है, ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जो अपने को निकालना है। ई ए जो है अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको अपन एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फिर उसके बाद आर क्या है आपका, आर जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है, दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, फिर टी क्या है अपना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर है। ये तो हो गई जी आपकी अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जब भी ये अर्हीनियस इक्वेशन है अगर हमको इसको लीनियराइज करना है तो हम इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे। नेचुरल लॉग लेंगे लोगैरिथमिक रूल्स के हिसाब से, अगर दोनों साइड यहाँ पे ln ln लगा दूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, ln
K is equals to ln A minus EA डिवाइडेड बाई RT। तो अपना एक्सपोनेंट जो है वो नीचे आ गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे ताकि ये कुछ ऐसे दिखे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसे क्यों अरेंज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारा x एक्सिस आ रहा है, y एक्सिस आ रहा है, m जो है आपका स्लोप आ जाएगा और c से अपने को ये पता लग जाएगा कि अपना कांस्टेंट क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको लीनियराइज करने के लिए उसको इस तरीके से यहाँ से 1/t को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 1/t को जैसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे इस तरफ तो ln k ही रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/t प्लस क्या बचेगा अपने पास ln k। ठीक है, अब जो है अगर अपन ln k को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, यानी कि इस चीज को y को, ये हो गई अपनी y एक्सिस, जो कि क्वेश्चन में अपने को कह रहा था कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट और 1/t को अपन x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसकी की जो स्लोप होगी, स्लोप यानी कि n, वो अपने को क्या देगी, माइनस ई ए बाई आर। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनस ई ए बाई आर किससे मिलेगा। ठीक है, फिर जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट यानी कि c। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे जो अब जो y इंटरसेप्ट होता है जहाँ पे जो लाइन है, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं और ऐसे एक लाइन बनाऊं तो इधर से जो y x, मतलब यहाँ से जो लाइन y यहाँ पे जो कट करेगी y एक्सिस को, तो उसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। अब जो y इंटरसेप्ट है वो क्या वैल्यू है, ये अपना ln a दे रहा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो समराइजिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है इंटरसेप्ट की, स्लोप और इंटरसेप्ट को अगर अरेनियस प्लॉट में, अगर लीनियर अरेनियस प्लॉट में अगर अपन स्लोप और इंटरसेप्ट पहचान लें तो हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यही अपने से क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि a और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डिटरमाइन करनी है तो क्या निकालोगे। तो देखो स्लोप माइनस ई ए बाई आर, यही है, टी अपन ने कॉमन 1/t अपन ने कॉमन ले लिया था तो उसमें बचा ही नहीं था, और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस क्या देगा, ln ऑफ a। जस्ट अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है आपको कि अरहेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अगर आप लीनियराइज कर लेते हो तो बैठे बिठाए आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ देख के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसको रीड करना है, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे देख के ही लोग छोड़ देते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं इसीलिए अपने को टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज ये एक एक 1.5 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है। जिनको आता है, केमिस्ट्री जिनकी स्ट्रॉन्ग है, उनसे आप पूछेंगे वो भी आपको यही बोलेंगे कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इट्स जस्ट टेकिंग टाइम बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक हैं और अभी हम इस तरीके से करें, हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो बट हम उस हिसाब से चल रहे हैं कि किसी को बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो हम उसको डायरेक्टली डिरेल ना करें, थोड़ा उसको कुछ तो समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहा है, एक मोल ऑफ आइडियल गैस के एक्सपेंशन हो रहा है, तो V इनिशियल वॉल्यूम से V फाइनल वॉल्यूम VI एंड VF एट अ टेम्परेचर T, दो तरीके से हो रहा है। सबसे पहले जो पाथ है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, सेकंड जो है फ्री एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है डेल्टा यू, डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए वो कितनी है, वो जीरो है, क्यू कितना है, फिर वो पूछ रहा है वर्क डन कितना है। तो यहाँ पे अपने को जीरो जीरो दिख रहा है, मतलब अपने को वो जीरो के रिस्पेक्ट में सारा रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेंशन। आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है यानी कि जो डेल्टा यू है आइडियल गैस के केस में, ठीक है, आइडियल गैस के केस में डेल्टा यू जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अगर लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है लेकिन टेम्परेचर तो यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये क्या है, आइसो थर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं होगा, टेम्परेचर में जब चेंज नहीं है तो मुझे ये बताओ कि क्या होगा डेल्टा यू का वैल्यू, आपके डेल्टा यू तो आपका जीरो ही रहेगा।
डेल्टा यू जीरो रहेगा तो क्या हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे आपके वर्क डन की। वर्क डन कौन से इक्वेशन से देते हैं इसमें आइसोथर्मल में। वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइडेड बाई वी इनिशियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, यानी कि जो वी फाइनल है दैट इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर वी फाइनल जो है वी इनिशियल से ग्रेटर है दैट मीन्स ये जो डिवीजन है यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा आपके पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा कि वर्क डन जो होगा सिस्टम का वो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब वर्क डन आपका क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन जीरो। तो यहाँ देखो हम सॉल्व करते जा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वर्क डन आपका लेस देन जीरो हो गया। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ अपनी इंटरनल एनर्जी जीरो है, वर्क डन अपना नेगेटिव है, तो Q को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q भी अपना जीरो हो गया तो वर्क डन भी ये भी अपना फाइनल वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, जो कि केस है नहीं, तो Q को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब Q पॉजिटिव है दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो Q जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला पाथ का तो आ गया है कि क्या होगा। अब जो नेक्स्ट पाथ है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में ये अपने को बता रहा है कि भाई जो फ्री एक्सपेंशन है दैट मीन्स गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है इनटू अ वैक्यूम, तो पेक्स्ट जो है आपका वो क्या हो रहा है इसमें, जीरो। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पेक्स्ट डेल्टा वी। अब सिंस पेक्स्ट जीरो है तो यहाँ पे डेल्टा वी कुछ भी हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी को माइनस हो चाहे प्लस हो, जीरो से मल्टीप्लाई होकर तो जीरो ही हो जाएगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो डेल्टा यू अपना फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि डेल्टा यू भी जीरो है, एक इक्वेशन है जैसे हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा है, दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं कह रही हूँ डेल्टा यू जीरो है, ठीक है, एक यही नहीं पता है। ठीक है, अब ट्रांसपोज करके भी निकालोगे तो क्यू क्या आएगा, फिर से जीरो। तो यही हो गया अपना फाइनल सोल्यूशन। जो सेकंड पार्ट था जिसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा था अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, उसमें आपका इंटरनल एनर्जी भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है और क्यू भी आपका जीरो है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट था जिसके अंदर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, उसके अंदर आपका डेल्टा यू जीरो था, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो था, बट जो आपका वर्क डन था वो नेगेटिव था और क्यू आपका पॉजिटिव था, तो फाइनली कैंसिल होकर जीरो आ रहा था। तो यहाँ सभी ऑप्शंस में से हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे सेट हो रहा है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वही हमारे सेट हो रहा है, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 से थोड़ा सा सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट्स, यानी कि अब ये क्या स्टार्ट हो गया है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस इस केस में आपके सही होंगे। रिगार्डिंग द गिवन मॉलिक्यूल्स इज, अब यहाँ पे एक दो तीन चार मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, कायरल ए कायरल के बारे में पूछ रहा है। तो ए कायरल मॉलिक्यूल तो वो होता है जब अपन इसकी मिरर इमेज बनाए और ये जो दोनों इमेजेस इसकी बनी है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो पाए, दैट इज ए कायरल। कायरल क्या होता है, सपोज मैंने एक इमेज बनाई इस तरीके की, इसकी मिरर इमेज बनाई इस तरीके की, तो ये दोनों को जब मैं एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करूंगी तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगी, मतलब सेम फिट की नहीं बन रही है इमेज, तो वो कौन सी हो गई, कायरल मॉलिक्यूल्स हो गई। लेकिन अपने को पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन से ए कायरल हैं और कौन से कायरल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कायरल और ए कायरल कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो ये फर्स्ट वाला है ये कायरल, ए कायरल लग रहा है। अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनेगा, वो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, सेम इसका केस है, ये भी सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये वाले जो है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो ये वाला जो है ये तो फिर भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक जो मॉलिक्यूल है वो पीछे की तरफ जा रहा है OH का। लेकिन ये वाला जो है फोर्थ वाला, इसकी तो कायरलिटी, इसकी तो एक कायरल होने के कोई चांस ही नहीं है। ये वाला जो है ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में।
तो ये तीनों तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे पे, लेकिन ये चौथा वाला सुपर इम्पोज नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन देखते हैं, मतलब ये वाला जो है एक कायरल है, ये वाला भी एक कायरल है, ये वाला भी एक कायरल लग रहा है, और ये जो अपना है ये एक कायरल कार्बन है। अब ये कंडीशंस देखते हैं कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। अपने को कम्प्लीटली श्योर होना पड़ेगा, भले ही आपको डायग्राम बना के देखना पड़े, वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बना के देखना पड़े, कॉपी पेन जो लगे लगाओ, पर तुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश होती है बहुत ज़्यादा। तो अपने को सबके बारे में श्योर होना पड़ेगा, चारों मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे बोथ 1 and 2 आर एकाइरल मॉलिक्यूल्स। जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये अपना करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आएंगे अपन बोथ 2 and 3 आर कायरल मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं, टू तो अपना एक कायरल है, तो ये तो अपन टिक नहीं करेंगे। फिर फोर्थ वाले पे चलेंगे कि फोर्थ वाला जो है वो कह रहा है इज अ कायरल मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद डी स्टेटमेंट पे चलेंगे। डी स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ 3 and 4 आर कायरल मॉलिक्यूल्स। ये भी गलत है, 3 and 4 दोनों कायरल नहीं है, 3 जो है हमारा एक कायरल है। तो अपने क्या स्टेटमेंट सही होगा, A and C। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, बट कहाँ गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ वहां हो रही थी जहां हम ये सोचते थे कि यहाँ पे जो है अपने पास दो से ज्यादा ऑप्शन है, सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। अगर अपन इसको सिर्फ मल्टीपल चॉइस मानते तो यहाँ पे ये अपना गलत हो जाता। अब ये आ रहा है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन देखने में, पर आपको ये देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये इजीली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इजीली सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बैठे बिठाए आंसर मिल जाएगा। इजीली सॉल्व होने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी है, बट कितनी करनी है, और वही सेम बात है इसके अंदर भी, क्या है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने। किनके बारे में, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCO4 एंड NiCl4 2 नेगेटिव के बारे में। ठीक है, अगर इनके एटॉमिक नंबर निकल का अपने को दिया हुआ 28, तो अपने को इन स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं वो बताने हैं। तो इन स्टेटमेंट्स में देखो, पहली चीज तो क्या दी हुई है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री दी हुई है, दूसरा मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की लिगेंड की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, बट अपन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो माइट एज वेल आंसर भी कर दें पूरा का पूरा सॉल्व करके। ठीक है, तो इसलिए अगर ज्योमेट्री निकालनी है, तो ज्योमेट्री निकालने के लिए अपने को सबसे पहले इनके अंदर अपने को इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे निकल की अगर CN4 2 नेगेटिव की बात करें, सबसे पहले इसी की बात करते हैं, NiCN4 2 नेगेटिव। तो इसके अंदर अपने को निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अपन ये मान लेते हैं कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x है। यहाँ पे दूसरे की दी हुई है 4 - 1। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है CN का, अपने को पता है -1 रहता है, 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं CN के, तो यहाँ पे 4 × -1 हो जाएगी। तो टोटल कितने आ जाते हैं यहाँ पे, -2। ठीक है, उधर की तरफ ये -2 कहाँ से आया, ये पूरे मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x - 4 = -2 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, x = 2। तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें +2 की स्टेट की, तो यहाँ पे नंबर अपने को पहले ही दिया हुआ है 28। अब निकल की लिखें जिसका कि Z कितना है, 28 है। अब अपन आगे लिखें तो क्या आएगा, आर्गन, फिर उसके बाद आएगा 3D8 4s2। तो ये इसकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, उसके बाद क्या है, CN नेगेटिव की बात करते हैं। CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो ये क्या करेगा, 3D ऑर्बिटल जो है इसके अंदर, ये 3D8, इसके अंदर क्या कराएगा, रीअरेंज कराएगा, और किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन करा देगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज्योमेट्री कौन सी होती है, स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होती है। तो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री हो गई। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयर होंगे तो क्या हो जाएगा, अपना डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक होते ही अपन ये कह देंगे कि जी ये सब्सटेंस जो है इसके अंदर स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री है,
और उसके अलावा ये डायमैग्नेटिक है। तो पहले देखते हैं NiCN4 के बारे में, ये बात कहाँ कहाँ हो रही है। NiCN4 जो है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये NiCO4 को भी स्क्वायर प्लानर बता रहा है। तो NiCO4 पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, निकालनी तो तीनों की पड़ेगी, ज्योमेट्री भी और मैग्नेटिज्म भी। फटाफट निकाल लेते हैं। NiCN नहीं, NiCO4 की, NiCO4, ठीक है। NiCO4 की जो है अपने को निकालनी है ज्योमेट्री। तो पहले वही प्रोसेस रहेगा, पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए x मान लेते हैं 4, इस पे चार्ज 0 है, टोटल भी 0 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी कितनी आ गई है, 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी अब इस केस में, Ar 3d4 3d8 4s2। अब ये क्या कराएगा, यहाँ पे पेयरिंग कराएगा इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि CO भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी वजह से पेयरिंग हो जाएगी। तो जिसकी वजह से 4s इलेक्ट्रॉन्स जो है 3d की तरफ जाने लगेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d10। 3d10 होते ही क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन, ये चीजें जो है एक ही लेक्चर में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये झट झट याद होने वाली चीजें हैं। आप एक बार वो लेक्चर जो है पूरा अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक अकेले में तो आप नहीं कंप्लीट कर सकते, ठीक है। तो NiCO4 की जो है यहाँ पे अपन ने निकाल लिया, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप आती, टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल शेप आते ही, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो डायमैग्नेटिक भी हो गया। अब आगे चलेंगे, जो तीसरा मॉलिक्यूल है अपने पास, तीसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, NiCl4, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव को अपन देखेंगे तो X मान लिया निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट को, Cl पे अपने को पता है -1 होती है, 4 मॉलिक्यूल दिए -1। अब उसको इक्वेट किससे कर देंगे, जो टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, तो -2, तो X आ गया है अपना +2। तो उसके बाद जब Ni2+ की अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है इसके अंदर, ठीक है। 0 होते तो फिर भी चलता, प्लस -2 या +2 भी जो होता वो चार्ज भी अपना चलता, 2 कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ar3d8, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब Cl जो है, Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई भी पेयरिंग नहीं कराएगा। 3d ऑर्बिटल्स जो है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, उसकी वजह से शेप तो क्या है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप जो है उसके अंदर लेकिन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पेयरिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन्स की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो गया ये, पैरामैग्नेटिक। अब तीनों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स क्या, चारों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक बार। चारों स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं कि बोथ NiCN4 एंड NiCO4 आर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो NiCO4 है दैट इज टेट्राहेड्रल, तो ये तो अपना गलत हो गया। फिर नेक्स्ट की बात करें, NiCN4 इज डायमैग्नेटिक एंड NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, ये बात मुझे सही लग रही है, क्योंकि ऐसा ही है, Cl4 वीक फील्ड लिगेंड है। फिर बोथ NiCO4 एंड NiCl4 2 नेगेटिव आर पैरामैग्नेटिक, ये तो गलत है। फिर लास्ट में जो बात कह रहा है कि NiCN4 इज स्क्वायर प्लानर एंड NiCl4 2 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल इन शेप, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो ये दो स्टेटमेंट अपने सही हो गए, यानी कि B एंड D शुड बी दी राइट आंसर्स। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन एंड फार मोस्ट द इजीएस्ट क्वेश्चन। इजीएस्ट इसलिए क्योंकि एक लाइन में इसका आंसर हो जाता है, बट वो तभी हो पाएगा जब आपको pKa वैल्यूज एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी PI वैल्यूज का थोड़ा आइडिया है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आइडिया है, क्योंकि pKa इज नॉट pH, pKa और pH नहीं
इक्वल होते हैं। pKa भले ही एसिडिटी बताता है और pH उसका नेगेटिव लॉग है बट हाइड्रोजन रिलीज करने का, बट ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं होते। तो हमेशा क्या गलती होती है कई बार कि इक्वल इनको मान लेते हैं अपन कि pH भी वही है और pKa भी वही है, तो तभी फॉर्मूला पता नहीं होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी कोई न्यूट्रल चेन अमीनो एसिड होता है, बिकॉज अमीनो एसिड एक तरीके का ज्विटरायन इफेक्ट शो करता है, उसके पास NH4 भी है और COOH भी है, मतलब एक तरीके से वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, तो दोनों चीजें वो लूज और गेन कर सकता है खुद में ही। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कंसिडरिंग दैट द टू pK वैल्यूज ऑफ वैलिन, वैलिन जो कि एक अमीनो एसिड है, एज 2.32 एंड 9.62, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ठीक है। The isoelectric point pi of an amino acid is dash rounded off to 2 decimal places, ठीक है। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, pi क्या होगा, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, कैलकुलेटर वहां पे गिवन होता है, बट फिर भी यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं ऐड करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा आपका 11.94 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ से कट जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.97। ये जो है सही वैल्यू है, यहाँ पे आप इसको एंटर कर सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडेड है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो एंटर करने के बाद आप सेव नेक्स्ट करेंगे, की में जो है आंसर इस तरीके से दिया होता है 5.96 टू 5.98, मतलब इन तीनों 5.96 भी सही है, 98 भी सही है और 97 भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 19 का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। कल अपन मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, जिसके अंदर अपन आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 27। वो भी केमिस्ट्री के सेक्शन के ही रहेंगे, क्योंकि अपने को केमिस्ट्री में ही अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 17 क्वेश्चन इसमें अपने को करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 टू 27 जो है वो 2 मार्क्स वाले रहेंगे, उसमें और न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर करेक्ट क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।